बहुत से लोगों ने कहा कि उतर आओ नीचे, ऊंचे ऊंचे ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, ये सही नहीं है। और यहाँ तक कहा कि अगर आप लोग उतर के नहीं आइएगा तो सेंट्रल फोर्सेस भी हैं, वो आपके ऊपर फायरिंग भी करेंगी। लेकिन जब एक बार आग फैलती है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। प्री प्लानिंग के बारे में भी बहुत लोगों ने कहा कि उसकी उन्होंने रिहर्सल किए थे, और ऐसी बात है कोई भी सूचना हम लोगों को नहीं मिली थी कि ये गिराने की उनकी कोई योजना है। तो लगा कि नहीं, कुछ तो इसमें अब मुझे खुद करना चाहिए। तो मैं फिर गया था मुख्यमंत्री जी के पास, 3 बजे गए थे करीब, और हमने कहा था कि देखिए हम स्टेट प्लेन लेके वहाँ जा रहे हैं, लेकिन जाना हमारा जब ही कोई फ़ायदेमंद होगा जब ये आदेश आप हटा लीजिए। तो ये फिर हमसे पूछा कि आप अगर होते तो फायर करते। हमारे कहा साहब हो सकता है मैं भी नहीं करता फायर, लेकिन ये एक आदेश जो एक वो हुआ है उससे फ़र्क नहीं पड़ा। करीब 5:30 बजे या 6 बजे के करीब उन्होंने बुला के कहा कि भाई हमने तो इस्तीफ़ा दे दिया है इस समय। फिर गवर्नर साहब ने कहा कि हमसे आप मिल लीजिए, तो हम मिले उनसे जाके गवर्नर साहब से। 6 दिसंबर 1992 की वो घटना जिसमें अयोध्या की बाबरी मस्जिद जो है उसे ध्वस्त किया गया, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसे शख्स जिन्होंने आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान कंप्लीट करने के बाद उन्होंने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की। आज वही शख्स जो है हमारे साथ बैठे हैं, जो कि इसी दिन 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त SBM त्रिपाठी जी मौजूद हैं। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि उस दिन यानी 6 दिसंबर 1992 वाला दिन सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए कैसा था? देखिए उस दिन संडे था, इतवार के दिन था, लेकिन उस समय डीजी का ऑफिस उनके घर ही पे होता था, नंबर 1 तिलक मार्ग पे। तो 8 बजे से हम लोग सभी लोग तैयारी करके ऑफिस में सभी थे, जितने भी अधिकारी थे हमारे अधीनस्थ जो काम कर रहे थे। तो सवेरे से शुरू हुआ कि क्या हो रहा है, कहाँ पे कितने लोग आ गए हैं, क्या गतिविधि है उनकी। अच्छा, पहले से आप लोगों को इनपुट मिला हुआ था? नेचुरली ये तो पता था कि आज कार्य सेवा 12 बजे से होनी है, इसका तय हो गया था। किस स्थान पर? ये बाबरी मस्जिद के पास ही जो सिंह द्वार था, जहाँ शिलान्यास हुआ था सिंह द्वार का, वहीं पर आ कर के उनको ये कई बार बदला कि कैसे होगा, लेकिन ये तय हो गया था। और उसके एक दिन पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी जी, अन्य लोग भी आए थे, और ये एक प्रकार से उन्होंने इसका ऐलान किया था कि सांकेतिक कार्य सेवा होगी, और जो कार्य सेवक हैं वो सरयू से बालू लेके आएंगे, और एक जगह बनी हुई थी जो जहाँ शिलान्यास हुआ था उसी के पास, तो वहाँ पर आकर के वो डालेंगे। तो एक सांकेतिक बात हुई थी। तो वहाँ से जो हमारे कंट्रोल रूम था, जो वहीं पे हमारे ऑफिस में ही था, तो उसमें सूचनाएं मिल रही थी लगातार। आप उस वक्त लखनऊ में थे, अयोध्या में? नहीं, लखनऊ में थे। देखिए डीजी पूरे स्टेट के होने की वजह से कम्युनल कहाँ पे हो रहा है इसकी जानकारी हमको, अगर हम एक जगह जा कर के बैठ जाएं तो वो बहुत ज़्यादा उसका मतलब इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता है कि, तो इसलिए हम तो यहीं पे थे, लखनऊ में ही थे। लेकिन वहाँ पे बहुत अधिकारी थे, आईजीज़ थे कई। देखिए हम ये देखते हुए कि वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठे होने वाली है, इसलिए वहाँ के जो फोर्स था उसको रीइंफोर्स करने की ज़रूरत थी। वो हमने
पूरा वो दिया था, मतलब कंपनी पीएसी की बढ़ा दी गई थी, अधिकारीगण डिप्टी एसपी, इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स ये बाहर से दिए गए थे, 2100 कांस्टेबल्स अलग से दिए गए थे। तो ये देखते हुए कि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी, उसकी रोकथाम के लिए फोर्स की ज़रूरत है, वो भेजा गया था। तो वो वहाँ से सूचना आ रही थी कि वहाँ पे लोग आ रहे हैं, आना लगभग 3.5 लाख लोग करीब थे। और अलग थोड़ी दूर हट करके एक मीटिंग चल रही थी, वहाँ पे पहले 2.5 लाख लोग थे, जो वो बहुत से भाषण दे रहे थे लोग उसके बारे में। अब देखिए, भाषण में विभिन्न प्रकार की बातें लोग कहते थे। ये अगर कहें कि कुछ लोग कहते थे कि सांकेतिक होना चाहिए, होना भी चाहिए, ये उन्होंने कहा था। और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जो नेता थे वो ये कह रहे थे कि सांकेतिक होगा। लेकिन फिर यही हुआ कि करीब 10:30 बजे के हुआ कि नहीं, वहाँ पे जो जहाँ पे शिलान्यास के पास वो काफ़ी लोग बैठे थे, तो वो लोग कुछ उठ खड़े हुए, तो उसको रोक करके तो 10:30 पौने 11 बजे के करीब हुआ कि नहीं, उनको कंट्रोल कर लिया गया है। उसके बाद 12 बजे के 2-4 मिनट बाद ये आई सूचना कि नहीं, वहाँ पे तो कुछ लोग, करीब 100 लोग जो थे वो अंदर आ गए। अच्छा, एक बैरिकेड हमने अलग से लगवाया था, एक्स्ट्रा। वो इसलिए था कि उसमें बीच में वो पुलिस रहेगी, तो और वो लोहे, उसके लकड़ी के मजबूत बैरिकेड्स थे, तो उसको एक तो फिज़िकल वो हो गया, और उसके बाद वो अधिकारी रहेंगे, वो पुलिस अधिकारी रहेंगे, तो इसलिए वो रोकने के लिए। तो उसमें से करीब 20, शुरू में तो 15-20 ही थे, लेकिन 150 के करीब आदमी अंदर आ गए। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि वो बिल्कुल मिल गए, जो फोर्स था उसके बिल्कुल पास वो आ गए। तो वहाँ पे लाठीचार्ज जिन्होंने किया, लेकिन वो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होता। लाठीचार्ज के लिए हमेशा कुछ जगह की ज़रूरत होती है, वो इन लोगों को नहीं मिला। और फिर वो तो जैसे एक जंगल में आग लगती है, और ये मैं अपने मतलब अनुभव से कह सकता हूँ कि कोई चीज़ जब भीड़ होती है, तो कोई चीज़ जो नकारात्मक है उसको मानने को सब तैयार होते हैं, और सकारात्मक अगर कोई चीज़ कोई कहे कि ये मंदिर बनाना है, कोई नहीं आएगा। लेकिन इनको पीट दो, या ये गिरा दो, या इनको कुछ और मारपीट कर दो, उसके लिए सब तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए ये बढ़ते बढ़ते फिर एकदम से, जिसको कहते हैं कि जैसे आग फैलती है, उस प्रकार से लोग, तो फिर तो हज़ारों आ गए। और फिर इन लोगों के पास कोई रहा नहीं, टीयर गैस वगैरह जो है, ये हमेशा थोड़ा डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, वो डिस्टेंस इन लोगों को नहीं मिला, ये तो मैं कहूँगा। लेकिन ये भी कहूँगा कि अब एक प्रकार से शुरू में नहीं रोक पाए। अगर शुरू में डिटरमिन्ड लाठी चार्ज हो या रोकने की वो हो, तो शायद ये संभावना है कि वो रुक गए होते, और एक बार अगर रुक गए होते तब फिर आना अंदर मुश्किल होता है। तो इसीलिए जब हुआ, उसी समय हमने सुना कि एक आदेश ये गया है कि फायरिंग नहीं होगी। तो हम फिर उसी समय करीब 12:15 पे मुख्यमंत्री के आवास पर गए,
और हमने कहा कि देखिए ये उचित नहीं है, ये फायरिंग नहीं होगी। इसका बहुत से लोग अपने दिमाग में ये कर लेंगे कि कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं होगा। इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, जिसको कहते हैं कि सभी अपनी सुविधा के अनुसार समझते हैं, तो ये होगा। तो मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि देखिए डीएम का भी ये था, और उन्होंने अपने अधिकारियों से पूछा तो फायरिंग नहीं, और उसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। ये बात सही है कि जो कार सेवक थे उन्हीं में महिलाएं भी बहुत सी थी और छोटे उम्र के लोग भी थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि अब ये भी हो सकता कि मैं अगर वहाँ होता तो फायरिंग आदेश नहीं करता, लेकिन ये एक जनरल आदेश करना शायद उचित नहीं होगा, ये मैंने उनसे कहा। अच्छा, ये जो समय था, मतलब सुबह 8 बजे से जो इनपुट मिला और उसके बाद जो 12:15 के आसपास आप मुख्यमंत्री के आवास पर गए, ये 8 बजे से लेके 12 बजे 4 घंटे जो आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था? नहीं, यही चल रहा था कि वहीं आ रही थी कि ये हो रहा है, अब ये बोल रहे हैं, अब यहाँ पे इतने लोग आ गए हैं, अब अभी तक ऑर्डरली ठीक चल रहा है, ये इसकी तो टेंशन मन में, दिमाग में बहुत टेंशन। तो देखिए ये हम कहें तो ये बिल्कुल गलत होगा कि टेंशन नहीं था। टेंशन तो था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आयोजन था और वो इतने आदमियों का कोई भी उनको कंट्रोल इस स्थिति में नहीं था कि उनके कहने से वो मान जाएं। उसका कारण ये भी था कि देखिए एक जगह के ये जो आदमी आए थे कार सेवक, ये साउथ के भी थे, तमिलनाडु के थे, तो इसलिए कोई उनका नेता जो है वो ऐसा नहीं था कि जो सबको जिनके ऊपर जिनका प्रभाव सबके ऊपर पड़े। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर मैं समझता हूँ कि जैसा यूपी के आखिर होते खाली तो कोई भी कहता, सिंघल जी थे और लोग थे, अपने मुरली मनोहर जोशी जी थे, सुश्री उमा भारती थी, ये लोग थे, इनकी बात शायद मान लेते लोग। लेकिन कोई तमिलनाडु से था, कोई आंध्र प्रदेश से था, कोई कहीं महाराष्ट्र से बहुत थे, तो उनका जो नेतृत्व ऐसा नहीं कोई था एक केंद्रित होता कि उनके कहने से। और बहुत कहा इन लोगों ने, देखिए नेताओं ने, मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों ने कहा कि उतर और नीचे ऊंचे ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, ये सही नहीं है, और यहाँ तक कहा कि अगर आप लोग उतर के नहीं आइएगा तो सेंट्रल फोर्सेस भी हैं, वो आपके ऊपर फायरिंग भी करेंगी। लेकिन जब एक बार आग फैलती है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, और इसलिए बाद में तो वो मॉब जो थी ऊपर जो चढ़ी थी, उनकी भंगिमा ऐसी हो गई कि ये नेताओं का ही उनके ऊपर कोई खतरा हो सकता है। और ये बात मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से नेता ऐसे थे जो कि इस बात से अवगत थे कि उनके ऊपर खुद खतरा होता, बल्कि कुछ लोगों ने तो कहा कि हमको किसी तरह निकालिए, उनको जो सिक्योरिटी दिया गया था। तो यही है, यही शुरुआत थी। और फिर तो अंदर जब ये लोग करीब 40,000 50,000 आदमी अंदर आ गया एकदम से, तो फिर वहाँ पे फायरिंग करना देखिए मेरे हिसाब से संभव नहीं था, क्योंकि उसमें फिर बहुत लोग मरते, और मैं ये समझता हूँ कि उससे जो कम्युनल प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर फायरिंग करने के लिए। तो सर आप अपने पद पर कब आए, मतलब डीजीपी आप बने उत्तर प्रदेश के? 30 सितंबर 1992 को। 1992 30 सितंबर। और आपका फिर उसके बाद, इस घटना के बाद क्या हुआ आपके साथ? फिर घटना के बाद तो हम यहाँ पे 22 दिसंबर को हम डिपुटेशन पे फिर चले गए। वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में, और वहाँ पे फिर डीजी हो गए थे, और वहीं से रिटायर किए फिर 30 जून 1996 को। अच्छा, तो उसके बाद आप डीजी सीआरपीएफ बने, उसके बाद आप वहाँ से रिटायर आप। हमारे जब 58 वर्ष की आयु पूरी हो गई तो रिटायर हो गए। पहले इतना एक्सटेंशंस नहीं मिलते थे जैसे आज मिलते हैं। तो सर, जिस प्रकार से कहा जाता है कि ये प्री प्लानिंग थी जो घटना 6 दिसंबर 1992 की हुई, तो इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? देखिए, प्री प्लानिंग के बारे में भी बहुत लोगों ने कहा कि उसकी उन्होंने रिहर्सल किए थे, और ऐसी बात है, कोई भी सूचना हम लोगों को नहीं मिली थी कि ये गिराने की उनकी कोई योजना है इस प्रकार की। कहते लोग बहुत हैं, और ये भी कहते हैं कि इस प्रकार का जो असॉल्ट किया वो नहीं, ज़रूर कुछ न कुछ आदमी रहे होंगे जो ऐसा सोच के आए होंगे, लेकिन कहीं भी प्री प्लानिंग की कोई सूचना नहीं मिली थी। और इसलिए मैं और कहूँगा कि जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गए थे तो डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी हमारे मित्र भी थे, वो थे वैद्य जी थे, तो उनसे हमने सीधे पूछा, देखिए आप तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में हैं, आपको तो बोले ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि हम आपको देते। हमने कहा आपने हमारे पास तो कोई ऐसी सूचना दी नहीं कि तैयारी है इनको, तब फिर तो हम यही कहते कि रोकिए इनको आने मत दीजिए। हाँ, लेकिन आने की तो, और यहाँ तक हो गया था, मैं ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सांकेतिक होगी, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि इसका एडवर्टीजमेंट किया जाए इस टीवी में, और इसमें कहा जाए, जो किया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट है, तो इसलिए उनका ढांचे के नज़दीक आना तो तय था। उसको कोई हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं दूर रोक दो, तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका आदेश था। उन्होंने ये भी इसको समझा कि ये लोग कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, तभी उन्होंने ये आदेश दिया, नहीं तो नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देता। अब वो आदेश जो था वो किस आधार पर दिया गया, वो तो अपनी बात है कि ये कहा गया था, यूपी गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको वो करेंगे, और उसको वो मान गए थे। सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान गया था। अच्छा सर, इस घटना के बाद 6 दिसंबर 1992 को जब ये पूरी घटना हो गई, आप मुख्यमंत्री आवास पर गए, आपने मुख्यमंत्री से बात की, उसके बाद आप वापस आए। तो जब ये पूरी घटना हो गई, वहाँ ध्वस्तीकरण जब हो गया था, उसके बाद क्या माहौल था पुलिस मुख्यालय में? मैं एक बात और कहना चाहूँगा, करीब 3 बजे के जब हमको लगा कि नहीं कुछ तो इसमें अब मुझे खुद करना चाहिए, तो मैं फिर गया था मुख्यमंत्री जी के पास। 12 बजे, फिर 3 बजे? 3 बजे गए थे करीब, और हमने कहा था कि देखिए हम स्टेट प्लेन लेके वहाँ जा रहे हैं, लेकिन जाना हमारा जब ही कोई फ़ायदेमंद होगा जब ये आदेश आप हटा लीजिएगा, क्योंकि अगर उसी बंधन में हम भी रहे तो उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो खैर वो बहुत दुखी थे बेचारे, उन्होंने कहा कि नहीं त्रिपाठी जी, अब इस समय तो हम इस स्थिति में नहीं है कि इस आदेश को हटा लें। तो हमने कहा तो फिर हमारे जाने, और उन्होंने ये फिर हमसे पूछा कि आप अगर होते तो फायर करते। मैंने कहा साहब हो सकता है मैं भी नहीं करता फायर, लेकिन ये एक आदेश जो वो हुआ है उससे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर तो देखिए उसके बाद मैं लौट करके आया तो करीब 5:30 बजे या 6 बजे के करीब उन्होंने बुला के कहा कि भाई हमने तो इस्तीफ़ा दे दिया है इस समय। फिर गवर्नर साहब ने कहा कि हमसे आप मिल लीजिए, तो हम मिले उनसे जाके गवर्नर साहब से। 6:30 बजे प्रेसिडेंट्स रूल की बात आई, तो फिर तो गवर्नर साहब ही वो हो गए थे। तो उन्होंने कहा
फिर हमने तैयार होकर के हम अयोध्या जाने के लिए तैयार हुए, तो फिर आया कि नहीं, हमसे 10:30 बजे फिर से मिल के तब जाएं। अच्छा, गवर्नर साहब ने फिर आपको बुलाया 10:30 बजे? बुलाया था, उसी के बाद बुलाया था। फिर 10:30 बजे के करीब तो फिर वहाँ से उनसे जाके मिले और फिर अयोध्या चले गए हम सीधे। तो आप रात में अयोध्या पहुँचे? रात में हम करीब 12:30 बजे के करीब अयोध्या पहुँचे। फिर वहाँ पे सीआरपीएफ के जो फोर्सेस थी उनके अधिकारीगण थे, हमारे मित्र लोग ही थे। राजेंद्र वडेरा यहीं यूपी के अफसर थे, तो वही उसके जो फोर्स आया था वहाँ से 192 कंपनीज थी बहुत सी, तो उनसे बातचीत किया कि क्या करना है अब। तो अब उसके बाद फिर रात को गए। फिर देखिए 2 दिन तक मंत्रणा चलती रही कि किस प्रकार से उनको हटाया जाए, क्योंकि जब हम करीब 4 बजे या 4:30 बजे वहाँ पे गए, जो जन्म स्थान वाला जो ढांचा था, तो वहाँ पे तब भी 40-50 हज़ार आदमी अंदर वहाँ पे था। कैसे इनको निकाला जाए कि बहुत ज़्यादा खून खराबी न हो, तो ये तो करीब 2 दिन चला। उसके बाद 8 तारीख को सवेरे हुआ कि इनको निकाला जाएगा। तब कम रह गए थे वहाँ पे, जाड़े का मौसम था, बहुत जाड़ा थी। इस दौरान आप तो पूरे मामले में आप लगे हुए थे, घर पर क्या स्थिति थी? घर पर जो है मैम कुछ बोल रही थी आपसे या परेशान थी? नहीं, देखिए अब मैं जब अंदर आया, वो मुख्यमंत्री के यहाँ जाने के पहले एक मिनट के लिए घर के अंदर आया, वही पानी वाला पीने के कुछ, तो हमने उनसे कहा कि देखो ये अनर्थ हो रहा है। मैम से बोला आपने? हाँ, हमने कहा कि, तो अब वो भी उनको कहने की कोशिश तो थी नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं जाइए, अब जो भी है वो तो उसको तो करना पड़ेगा। तो सर, अब जो है 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के रूप में करेंगे। अब जो है स्थिति काफ़ी वहाँ बदल गई है, अयोध्या पूरी तरह से सजाई जा रही है और पूरा एक रंग में जो है सब स्वागत के लिए लगे हुए हैं, दीपोत्सव की तरह जो है मनाया जाएगा 22 जनवरी को। क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, तो अब तो देखिए ऐसा है कि ये अयोध्या में तो अब ये फे अकॉम्पली है और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार है कि वहाँ पे बनना चाहिए और बन गया है। अब तो उसको कोई वो नहीं। और देखिए जो हिंदू जितने भी वो पूरे थे, उनके दिमाग में ऐसा तो था कि ये रामचंद्र जी की भूमि, उनकी जन्मभूमि है और वहाँ पे लगा। अब वो फैक्ट और फिगर की बात से कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता नहीं है। आप भी जानते हैं कि जो अनुभूति क्या है, हम क्या, हमारी सोच, परसेप्शन क्या है, परसेप्शन के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है बनिस्बत इसके कि तथ्य क्या है। तो इसलिए ये तो सबके दिमाग में था और अब भी है कि वहीं पर हुई थी। अब वहाँ हुई थी या नहीं हुई थी ये कोई कह नहीं सकता है, लेकिन उनके जो अनुभूति है वो तो यही है। तो इसलिए एक प्रकार से एक ये समझ लीजिए एक नासूर सा था कि हमेशा इसके ऊपर एक कम्युनल कोई वो हो गया है, कोई सोच रहे हैं लोग। तो इसलिए अब तो एक बड़ी भारी उसकी जो तैयारी है उसको देखते हुए, और ये जनता इसको चाहती है। सीधी बात ये है कि जनता इसको चाहती है और मेरे विचार से तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल सर। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सर जो है देवरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, देवरिया में जो है पले बढ़े हैं। तो सर आपकी स्टार्टिंग जो पढ़ाई है वो कहाँ से हुई? नहीं, पढ़ाई तो देखिए हमारी देवरिया से नहीं हुई है। उसका कारण ये था कि हमारे पिताजी IAS में थे। अच्छा। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
गोरखपुर भी रहे थे सन 48, 49, 50 के शुरू में। और उन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउंडेशन सोसाइटी के ये वो फाउंडर मेंबर थे वो। और तो इसलिए हमारी जो पढ़ाई तो है गोरखपुर में भी हुई, ढाई साल जुबली स्कूल में पढ़े हैं, और फिर इलाहाबाद में हुई, फिर लखनऊ में हुई। ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ आपका? हमने लखनऊ में किया था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में। हमारे फादर यहाँ पिताजी डिप्टी कमिश्नर लखनऊ 5.5 या 5.25 साल रहे। आके सन 51 जून से लेकर के और अक्टूबर सन 56 तक रहे थे। तो हमने बीएससी यहाँ से किया, इंटरमीडिएट किया कॉलवन तालुकदार्स कॉलेज से, बीएससी किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से, एमएससी फिज़िक्स किया, और फिर यूनिवर्सिटी गोरखपुर में 3.5 साल पढ़ाया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ, और उसके बाद 1961 जून 1 जून को आईपीएस में ज्वाइन किया। और फिर उसके बाद फिर 1 साल ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग के बाद आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी दिया गया? नहीं, हम लोग की ट्रेनिंग होती है 5 महीने तो मसूरी में होती है। आईएएस, आईपीएस, फॉरेन सर्विस सभी लोग होते हैं। तो उनके 5 महीने वहाँ रही, 1 साल वहाँ रही, और फिर 3 महीने मुरादाबाद पीटीसी में हुई, जो कि लोकल लॉज, यूपी के लॉज क्या है उन्हें जो, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है, तो 2 साल होती है ट्रेनिंग। तो फिर आपको अवार्ड कब दिया गया था? जब आप फर्स्ट रैंक? अवार्ड जब पास आउट, वहीं से पासिंग आउट परेड होती है। तो उसको हमें ने कमांड किया था। और वहीं पर वो प्राइम मिनिस्टर्स बेटन, रनिंग बेटन होता है, वो दिया गया। और वहीं पे हमको स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर दी गई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थी। तो सर आपको जो पहली पोस्टिंग है कब मिली? पहली पोस्टिंग अगर रेगुलर वाली आप देखिए, रेगुलर वाली, रेगुलर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सहारनपुर। सहारनपुर। हाँ, सबसे पहले सहारनपुर, फिर हम यहाँ आए डिप्टी असिस्टेंट टू आईजी होके, और फिर हम एसपी मथुरा, एसपी उन्नाव, एसपी रामपुर, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में असिस्टेंट डायरेक्टर नेशनल पुलिस एकेडमी में गए थे ऑन डेपुटेशन 3 साल। उसके बाद फिर एसएसपी मुरादाबाद, फिर एआईजी यहाँ पे आए, फिर उसके बाद एसएसपी कानपुर। तब अनडिवाइडेड कानपुर था, देहात भी था, शहर भी था। सबसे बड़ा ज़िला था, 6,500 पुलिस वाले थे वहाँ पे, जो बड़े उसमें नहीं। और फिर अपना वहाँ से हम डीआईजी होके आईटीबीपी में चले गए थे देहरादून। फिर वहाँ से जॉइंट सेक्रेटरी होके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गए, नॉन पुलिस जॉब, एडिबल ऑयल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के देखते हुए 5.5 साल रहे। फिर आईजी कार्मिक होके यहाँ आए, फिर आगे बढ़ते गए यहाँ पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी तक को आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि वो पल जो है 6 दिसंबर 1992 वाला, वो किस प्रकार से आपके लिए था, क्योंकि आप पुलिसिंग के हेड थे उत्तर प्रदेश में, और आपने कैसे वो पूरा दिन निकाला। तो इस तमाम और ऐसी जानकारी और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं गौरव कुमार पांडे।